वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट कर ली है। बच्चों 3.3 में हमने पढ़ा था एक आव्यूह का परिवर्त कैसे निकाला जाता है, सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे, विषम सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे, इनके गुणधर्मों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.4 की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी आव्यूह के ऊपर हम प्रारंभिक संक्रियाएं क्या क्या ले सकते हैं। बच्चों इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे वाली प्रश्नावली जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण, प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों किसी भी आव्यूह को इन प्रारंभिक संक्रिया यानी प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको इसमें बताने वाला हूं। उन संक्रियाओं के फलस्वरूप हम किसी आव्यूह को दूसरे आव्यूह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मेरे पास कोई तीन कोटि का आव्यूह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ है और तीनों ही पंक्तियों को मैं यहाँ पे नोमिनेट कर रहा हूँ। पहली पंक्ति मैं यहाँ पे R1 से लिख रहा हूँ, दूसरी जो पंक्ति है वो यहाँ पे कहलाएगी R2, तीसरी जो पंक्ति है बच्चों वो कहलाएगी यहाँ पे R3। इसी प्रकार बच्चों जो पहला स्तंभ है वो कहलाएगा C1 यानी कॉलम फर्स्ट, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे C2, और तीसरा स्तंभ जो है वो कहलाएगा बच्चों C3। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे तीनों ही पंक्ति, तीनों स्तंभ को, तीनों पंक्तियों को R1 R2 और R3 से, और तीनों स्तंभों को मैंने C1 C2 और C3 से यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तीन ही प्रकार की संक्रियाएं तो पंक्तियों में लागू होती है और वही तीन प्रकार की संक्रियाएं जो है वो स्तंभों में लागू होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी आव्यूह के अंदर कोई भी संक्रिया अप्लाई करेंगे तो मैं उसको प्रतीक रूप में किस प्रकार से लिखूंगा, मैं कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि मैंने कौन सी पंक्ति में कौन सी पंक्ति का व्यू को जोड़ा है, कौन सी पंक्ति में कौन सी पंक्ति का व्यू को घटाया है, या मैंने किस प्रकार की संक्रिया यहाँ पे अप्लाई की है। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता रहा हूं पंक्ति रूपांतरण। पंक्ति रूपांतरण का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तीन तरह की संक्रियाएं आपको पंक्ति रूपांतरण यानी पंक्तियों के केस में देखने को मिल सकती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपस में पंक्तियों का विनिमय कर सकता हूँ, यानी पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पे और दूसरी को पहली पंक्ति के स्थान में भी ला सकता हूँ। मैं दूसरी और तीसरी पंक्ति को भी आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, मैं पहली और तीसरी को भी आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इस प्रकार की कोई भी संक्रिया अप्लाई करनी होगी तो मैं उसको प्रतीक रूप में किस प्रकार से लिखूंगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 और एरो का साइन मैं यहाँ पे दोनों तरफ लगाकर लिख रहा हूँ R2। तो बच्चों इसका सीधा सा मतलब होता है कि मैं R1 और R2 इन दोनों ही पंक्तियों को आपस में विनिमय कर रहा हूं, आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के स्थान पे आ जाएगी और पहली पंक्ति जो है वो दूसरी पंक्ति के स्थान पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी कुछ इस प्रकार से आएगा 4 5 6 1 2 3, और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन हमने नहीं लिया तो उसके अवयव रहेंगे एज इट इज। तो बच्चों ये यहाँ पे ऑपरेशन लेने के बाद में ये आव्यूह जो है वो इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से अगर दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव को आपस में बदलना हो तो यहाँ पे मैं लूंगा R2 और R3, R2 टेंड्स टू R3 और R1 टेंड्स टू R3 का मतलब होता है बच्चों कि मैंने R1 पंक्ति और R3 पंक्ति को आपस में इंटरचेंज किया। तो बच्चों ये संक्रिया जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाई जाएंगी, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि हमने यहाँ पे किन्हीं दो पंक्तियों का आपस में विनिमय लिया है, उनको हमने इंटरचेंज किया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरी कोई भी संक्रिया किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे किसी पंक्ति को किसी अदिश राशि से गुणा करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे R2 को जो है वो 2 से गुणा करके लिखना है, तो देखिए बच्चों मैं इसको प्रतीक रूप में किस प्रकार से लिखूंगा, संक्रिया किस प्रकार से अप्लाई होगी। जिसमें परिवर्तन करना होगा वो पंक्ति आप पहले लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे टेंड्स टू, यानी R2 में परिवर्तन होगा क्या 2R2। क्या परिवर्तन करना है यहाँ पे 2R2। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि R2 पंक्ति को
आपको 2 से गुणा करके लिखना है और ये चेंज कहाँ पे नजर आना चाहिए, R2 पंक्ति में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर किस प्रकार की पंक्ति आपको, किस प्रकार का आव्यूह इस संक्रिया के बाद में प्राप्त होगा। पहली पंक्ति में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, तो बच्चों मैं इसी आव्यूह के ऊपर ये संक्रिया अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 4, 5 और 6, और दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके लिखना है, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे 2, 2 दूआ 4 और 2 तिये 6। तो बच्चों मैंने दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा कर दिया, और चूंकि तीसरी पंक्ति में कोई भी परिवर्तन हमने नहीं लिया है, इस वजह से इसके अवयव रहेंगे एज इट इज। तो बच्चों अगर मुझे किसी पंक्ति को अदिश राशि से गुणा करनी हो तो मैं उसको इस प्रकार से डिनोट करूंगा। पहले तो वो पंक्ति लिखी जाएगी जिसमें परिवर्तन लेना है, और उसके बाद में जो परिवर्तन दर्शाना है उसको आप, उस पंक्ति को आप किससे गुणा करके लिख रहे हैं, वो परिवर्तन आपको यहाँ पे शो करना होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे गुणधर्म है, या यूं कहिए कि इसमें तीसरी जो संक्रिया है वो क्या हो सकती है। पहली संक्रिया आप समझ गए होंगे, इस प्रतीक का मतलब होता है कि किन्हीं दो पंक्तियों का आपस में विनिमय करना। इस प्रतीक का मतलब होता है कि किसी भी पंक्ति को किसी अदिश राशि से गुणा करना। और तीसरी जो यहाँ पे संक्रिया होगी बच्चों, उसमें किसी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अदिश राशि से गुणा करके जोड़ना या घटाना। जैसे बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं पहली पंक्ति में, जिसको मैं यहाँ पे किससे व्यक्त कर रहा हूं, R1 से, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा करके जोड़ू। फिर से समझ लीजिए बच्चों, मैं इस अवयव के अंदर इस बार परिवर्तन शो करूंगा। मैं यहाँ पे संक्रिया क्या ले रहा हूं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ू, और ये परिवर्तन पहली पंक्ति में नजर आए। तो बच्चों जिस पंक्ति में परिवर्तन नजर आए वो पंक्ति आपको पहले लिखनी होती है। और हम यहाँ पे किस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, और वो जो परिवर्तन है वो कौन सी पंक्ति में नजर आना चाहिए, पहली पंक्ति में। बच्चों यहाँ पे दूसरी पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ेंगे, और ये परिवर्तन कहाँ पे नजर आएगा, पहली पंक्ति में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस अवयव के अंदर अगर मैं ये संक्रिया लेता हूं तो मेरे पास अवयव के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। पहली पंक्ति के अवयव में दूसरी पंक्ति के अवयव को 2 से गुणा करके जोड़ना है। तो देखिए बच्चों 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, क्योंकि परिवर्तन किस में नजर आना चाहिए, पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति के इस अवयव को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूआ 10, और इसमें इसको जोड़ेंगे 2 को, तो 10 और 2 हो जाएगा 12, और परिवर्तन पहली पंक्ति में होगा। और 6 दूआ 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। चूंकि दूसरी पंक्ति में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं लिया है और तीसरी पंक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं लिया है, इसलिए वो आएंगे एज इट इज। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल आप देख चुके होंगे कि पहली पंक्ति के अवयव को दूसरी पंक्ति के अवयव को 2 से गुणा करके हमने जोड़ दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये 3 प्रकार की संक्रिया हमने यहाँ पे पंक्तियों के केस में देखी है, और यही 3 प्रकार की जो संख्याएं बच्चों वो स्तंभ के केस में होंगी। तो पंक्ति रूपांतरण के बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्तंभ रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, स्तंभ रूपांतरण। तो बच्चों जिस प्रकार से पंक्तियों को R1, R2, R3 से हमने व्यक्त किया था, तो स्तंभों को यहाँ पे C1, C2 और C3 से हम लोग व्यक्त करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहली संक्रिया जो पहली पंक्ति में हमने यहाँ पे ली थी कि किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करना हो, तो हम किस प्रकार से यहाँ पे संक्रिया लिखेंगे, प्रतीक रूप में हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से जब हमें किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में बदलना हो, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग संक्रिया क्या लेंगे, C1 इंटरचेंज C2, यानी C1 और C2 को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। C1 का मतलब पहले स्तंभ से होता है और C2 का मतलब दूसरे स्तंभ से होता है। तो देखिए बच्चों इस अवयव में जब हम ये परिवर्तन लेंगे तो प्राप्त अवयव कैसा होगा, C1 के स्थान पे C2 और C2 के स्थान पे C1 आएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा C2 यानी कि 2, 5, 8, और दूसरे स्तंभ के स्थान पे आ जाएगा पहला स्तंभ यानी कि 1, 4 और 7। तीसरे स्तंभ में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है बच्चों,
क्योंकि इसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं लिए। इसी प्रकार बच्चों हम C2 और C3 को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और इसी प्रकार C1 और C3 को भी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो पंक्ति में हमने जो दूसरा पॉइंट लिया था, वही यहाँ पे स्तंभों के केस में भी दूसरा पॉइंट होगा। यहाँ पे किसी भी पंक्ति को किसी अधिक संख्या से गुणा करने के लिए हमें इस प्रतीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां पर भी किसी भी स्तंभ को, जैसे मैंने यहाँ तीसरे स्तंभ को मुझे 2 से गुणा करके लिखना है, तो बच्चों मैं यहाँ पर परिवर्तन किसमें शो करूंगा? तीसरे स्तंभ में। और परिवर्तन क्या होगा कि तीसरे स्तंभ को 2 से गुणा करके लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर इस अवयव में मैं ये परिवर्तन शो करूं, तो देखिए बच्चों, पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 4 7। दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, 2 5 8। लेकिन तीसरे स्तंभ को 2 से गुणा करके लिखना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 6 दूआ 12, और ये हो जाएगा 9 दूआ 18। तो बच्चों, यहाँ पे किसी भी स्तंभ को किसी अदिश राशि से गुणा करके लिखा जा सकता है, फिर चाहे वो तीसरा स्तंभ हो, दूसरा स्तंभ हो, या फिर पहला स्तंभ हो। तीसरा गुणधर्म भी बच्चों यहाँ पर वो सेम ही होगा, संक्रिया सेम ही होगी। किसी भी स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो बच्चों, ये संक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसी के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। किसी भी स्तंभ को किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अदिश राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं C1 में यानी कि पहले स्तंभ में क्या परिवर्तन ले रहा हूं? पहले स्तंभ के अंदर मैं तीसरे स्तंभ के अवयवों को 2 से गुणा करके जोड़ूंगा, और वो परिवर्तन मैं किसमें यहाँ पे शो करूंगा? पहले स्तंभ में। तो देखिए बच्चों, अगर ये संक्रिया मैं इस अवयव के ऊपर अप्लाई करूं, तो इस अवयव में क्या परिवर्तन आएगा? आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, C1 में चेंज आना चाहिए, और चेंज क्या होगा? C1 के अंदर C3 के अवयवों को 2 से गुणा करके जोड़ना है। तो C3 के संगत अवयवों को 2 से गुणा करके C1 में जोड़ेंगे, तो 3 दूआ 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों यहाँ पे 7। अब यहाँ पे इसको 2 से गुणा करेंगे, 6 दूआ 12, 12 में 4 जोड़ेंगे बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे 16। और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, और 18 में बच्चों 7 जोड़ेंगे, तो 18 और 7 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 25। तो 18 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 25। दूसरे स्तंभ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, 2 5 और 8। तीसरे स्तंभ में भी हमने कोई परिवर्तन नहीं लिया, तो इसके अवयव को भी एज इट इज लिखेंगे, 3 6 और 9। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पहले स्तंभ के अवयवों को तीसरे स्तंभ के अवयवों को 2 से गुणा करके जोड़ के लिख दिया, और वो परिवर्तन हमने कहां पे शो किया है? पहले स्तंभ में। तो बच्चों, इस प्रकार की संक्रिया हम बाकी स्तंभों में भी ले सकते हैं। किसी भी स्तंभ को किसी दूसरे स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष किसी अदिश राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो बच्चों, 3 ही प्रकार की संक्रिया हम लोग पंक्ति रूपांतरण में ले सकते हैं, 3 ही प्रकार की संक्रिया हम लोग स्तंभ रूपांतरण में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो संक्रियाएं हैं पंक्ति और स्तंभों में जो रूपांतरण की, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों यहाँ पर ये संक्रियाएं होंगी, इनके ऊपर आप अच्छे से गौर कीजिएगा कि किस प्रकार से ये संक्रिया अप्लाई की जाएंगी, और ये संक्रिया का मतलब क्या होता है, और किस प्रकार से संक्रिया यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो बच्चों, यहाँ पे हमने अवयवों के ऊपर संक्रिया रूपांतरण तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। तो बच्चों, अवयवों के ऊपर प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण के बाद में हम अवयवों को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं पढ़ने के बाद में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। तो बच्चों, व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब ध्यान से समझिए बच्चों। माना A जो है वो कोई n कोटि का वर्गावयव है, n कोटि का वर्गावयव, तथा किसी n कोटि के वर्ग अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB या BA बराबर हमें I प्राप्त होता है। तो
आव्यूह ए, तो आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। देखिए बच्चों, यहां पे व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास कोई एक आव्यूह ए है जो कि वर्ग आव्यूह किसी भी कोटि का हो सकता है, और एक दूसरा वर्ग आव्यूह उसी कोटि का इस प्रकार से है कि आप ए को चाहे बी से गुणा कर दें या बी को ए से गुणा कर दें, और अगर आपको यहाँ पे तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है तो बच्चों यहाँ पे आव्यूह ए जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। और बच्चों ध्यान रहे, अगर कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उस आव्यूह के प्रतिलोम का भी अस्तित्व होता है, और यहाँ पे जो आव्यूह बी होगा वो आव्यूह ए का व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम कहलाएगा, तथा आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम कहलाएगा, व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है, जिसे हम ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, जिसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अर्थात यहां पर जो ए इनवर्स है वो बी के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी आव्यूह का जो प्रतिलोम होता है उसका अस्तित्व तभी माना जाता है जब वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय हो, और कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब इसको किसी एक ऐसे आव्यूह से गुणा किया जाए जो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करे और दोनों का गुणनफल करने के बाद हमें एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो। तो यहाँ पे आव्यूह ए तो कहलाएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और बी जो है वो कहलाता है इसका प्रतिलोम। तो बच्चों यहाँ पे व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा काफी आसान है, लेकिन किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह को प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण से हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं और किन किन चरणों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे व्युत्क्रमणीय आव्यूह और उसके व्युत्क्रम के बारे में पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी प्रारंभिक संक्रिया से किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, किसी भी कोटि का हो सकता है बच्चों, माना ए कोई वर्ग आव्यूह। और बच्चों हमें अच्छे से पता है कि किसी भी आव्यूह को अगर तत्समक आव्यूह से गुणा कर दें तो वापस वही आव्यूह हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों में ए को यहां पर आई ए के इक्वल लिख सकता हूं, जहां पर आई इकाई आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है, जहां पे आई जो है वो इकाई आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। तो देखिए बच्चों, यहां पर ए को मैं आई इंटू ए के रूप में लिख सकता हूं, जहां पे आई इकाई आव्यूह है, और किसी भी इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करेंगे तो वापस वही आव्यूह हमें प्राप्त होगा। बच्चों हम यहाँ पे किस प्रकार से इस फॉर्मूले से ही हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आव्यूह का जो व्युत्क्रम है वो हम एक क्वेश्चन को सोल्व करके समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको यहाँ पे ये जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ। प्रश्नावली 3.4 का जो पहला सवाल है बच्चों वो है यहाँ पर a बराबर 1 - 1 2 और 3। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस आव्यूह का मुझे व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, तो मैं प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण से किस प्रकार से इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करूंगा, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले इस आव्यूह को इस समीकरण के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर आई ए मुझे दिया हुआ है, या a बराबर आई ए ऑब्वियसली होता ही है, तो a के स्थान पे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 2 और 3, जो कि आपको आव्यूह ए दिया हुआ है। आई का मतलब बच्चों यहाँ पे तत्समक आव्यूह से होता है, और ये उसी कोटि का माना जाता है जिस कोटि का यहाँ पे आपको आव्यूह ए दिया गया है। तो इसकी गुणा में बच्चों आपको यहाँ पर ए लिखना होगा, आव्यूह नहीं लिखना, यहाँ पे आपको ए ही लिखना है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे किस प्रकार की संक्रिया परफॉर्म करेंगे कि मुझे यहाँ पे प्रतिलोम आव्यूह प्राप्त हो जाए। इस आव्यूह के अंदर हम लोग कुछ संक्रियाएं अप्लाई करेंगे, चाहे वो पंक्तियों में करें या फिर स्तंभों में करें,
उन संक्रियाओं के बाद में इस अवयव को हम लोग एक तत्समक अवयव में बदलने का प्रयास करेंगे, और जो संक्रिया हम लोग यहाँ पे लेंगे सेम वही संक्रिया मुझे इस अवयव में परफॉर्म करनी है। जिन संक्रियाओं के बाद या जितनी भी संक्रियाओं के बाद में ये अवयव तत्समक अवयव में बदल जाएगा, उसके संगत मुझे यहां पर जो अवयव प्राप्त होगा वास्तव में वही अवयव जो है इस अवयव का प्रतिलोम कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे संक्रिया मैं किस प्रकार से अप्लाई करूंगा ये देखने वाली बात है। बच्चों मुझे यहाँ पे बनाना है तत्समक अवयव, और मैं संक्रिया जो है वो पंक्तियों में अप्लाई करूंगा, और पंक्तियों के अंदर ही सारी संक्रिया आपको अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप पंक्तियों में संक्रिया लगाते लगाते स्तंभों में संक्रिया लगाना शुरू कर दें। अगर पंक्तियों में शुरुआत कर रहे हैं तो फिर पंक्ति ही संक्रिया रखनी पड़ेगी, और अगर स्तंभों में संक्रिया लगा रहे हैं तो फिर स्तंभों में ही संक्रिया आपको शो करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ पे पंक्ति ही संक्रिया का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं इस अवयव को इकाई अवयव में बदलने का प्रयास करूंगा। तो देखिए बच्चों, इकाई अवयव में बदलने के लिए मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ता है 1, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा 0, और ये 0 और 1, यही इकाई अवयव का रूल होता है। तो बच्चों यहाँ पे तो 1 आपको दिया हुआ है, इसके नीचे वाले अवयव को बच्चों आप 0 में कन्वर्ट कर दें, यानी मुझे दूसरी पंक्ति के इस अवयव को 0 में बदलना है। तो बच्चों मुझे क्या करना होगा, इसको 0 में बदलने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, इस अवयव को 2 से गुणा करके अगर हम इसमें से घटा दें तो यहां पर शून्य आ सकता है। तो देखिए बच्चों, संक्रिया यहां पे क्या लेनी होगी, मैं जो परिवर्तन ले रहा हूं वो ले रहा हूं यहां पे दूसरी पंक्ति में। परिवर्तन किस में ले रहा हूं मैं, यहां पे दूसरी पंक्ति में। परिवर्तन क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा करके घटाना है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरी पंक्ति में मैं क्या परिवर्तन ले रहा हूं, दूसरी पंक्ति के अवयवों में प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों को 2 से गुणा करके घटाना है। तो बच्चों यहाँ पर ये कहलाती है पंक्ति रूपांतरण, पंक्ति संक्रियाएं। तो बच्चों ये संक्रिया जब इन दोनों अवयवों में एक साथ अप्लाई करेंगे तो परिवर्तित अवयव हमारे पास क्या आएगा, रूपांतरित अवयव क्या आएगा। ये अवयव किस रूप में रूपांतरित हो जाएगा, देखिए R2 में परिवर्तन करना है, इसका मतलब R1 में कोई चेंजेस नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1 - 1, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। R2 में चेंज लेना है, R2 में चेंज किस प्रकार से लेना है, R2 में चेंज लेना है कि R1 के अवयव को 2 से गुणा करके R2 में घटाना है। तो 2 में से घटाएंगे 2 × 1 = 2 को, तो 2 में से 2 को घटाएंगे बच्चों तो यहां पर आएगा 0। अब देखिए बच्चों यहां पर है 3, और 3 में से घटाएंगे -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, तो ये 3 + 2 यानी यहां पे आएगा 5। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 5। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये संक्रिया आपको यहाँ पे मैंने कैसे अप्लाई की है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन लिया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों में से प्रथम पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा करके घटा दिया। अब बच्चों यही परिवर्तन हमें इस अवयव में भी लेना है। पहली पंक्ति में कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं लेंगे और इसके अवयवों को एज इट इज लिखेंगे 1 0, लेकिन दूसरी पंक्ति को लिखते वक्त हमें इस संक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। तो 0 में से घटाने वाले हैं इसको 2 से गुणा करके, तो बच्चों 0 में से 2 × 1 = 2, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा -2, और 1 में से इसको 0 को 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों 0 ही आएगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसके गुणा में आएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे हमने दूसरी पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके घटा के लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से हम ये रूपांतरण दोनों ही अवयवों में अप्लाई करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे की संक्रिया किस प्रकार से लेंगे। अभी भी ये अवयव जो है वो इकाई अवयव में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 चाहिए था 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए था 0 है, यहाँ पर भी बच्चों 0 लेके आना पड़ेगा 1 0 0 1। तो पहले हम यहाँ पे 0 लेके आएंगे। अब बात यह है कि बच्चों यहाँ पे 0 हम कैसे लेके आएंगे। कोई विशेष रूल नहीं है बच्चों, आपको केवल यहाँ पे अपनी ही संक्रियाओं के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर हम संक्रिया किस प्रकार से लगाएं कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो बच्चों ये अवयव जो है वो पहली पंक्ति का है। कौन सी पंक्ति का है, पहली पंक्ति का है। और पहली पंक्ति का अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, निश्चित तौर पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको 5 से गुणा करने का मतलब है पहली पंक्ति को 5 से गुणा करना, क्योंकि जो संक्रिया हम लेंगे वो हम केवल किसी एक पर्टिकुलर अवयव पे अप्लाई नहीं करेंगे,
उस पूरी पंक्ति के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहली पंक्ति को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, पहली पंक्ति को अगर मैं 5 से गुणा करके उसमें दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ दूं और ये परिवर्तन मैं पहली पंक्ति के स्थान पे लिखूं, तो बच्चों यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, अब इस संक्रिया के बाद में इन दोनों अवयवों में क्या चेंज आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, पहली पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं, 5 से गुणा करके इसमें हमें R2 के अवयव को जोड़ना है। तो देखिए बच्चों 5 1 का 5, क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखिए बच्चों इसको 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। R2 में हमने कोई परिवर्तन नहीं लिया है दूसरी पंक्ति में, तो इसके अवयव आएंगे एज इट इज, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए बच्चों सेम यही संक्रिया आपको इस अवयव में भी अप्लाई करनी होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको 5 से गुणा करके इसमें -2 को जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 का 5 और 5 में -2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। अब देखिए बच्चों 0 को 5 से गुणा करके इसमें 1 जोड़ना है, तो 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। दूसरी पंक्ति में यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आएगा -2 और +1 और गुणा करेंगे अवयव ए से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5 0 0 5 आ चुका है, परंतु मुझे यहाँ पे 1 0 0 1 लेके आना है, अर्थात मैं पहली पंक्ति को भी 5 से विभाजित कर देता हूँ और दूसरी पंक्ति को भी 5 से विभाजित करके लिख देता हूँ और ये दोनों ही संक्रिया बच्चों में एक साथ लूंगा। तो देखिए बच्चों पहली पंक्ति को मैं क्या परिवर्तन ले रहा हूँ, पहली पंक्ति में पहली पंक्ति को मैं 5 से विभाजित करके लिखूंगा और इसी प्रकार मैं दूसरी पंक्ति को भी 5 से विभाजित करके लिखूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे परिवर्तित अवयव मेरे पास क्या आएगा, जब मैं पहली पंक्ति का अवयव को 5 से विभाजित करूंगा तो 1 0 और दूसरी पंक्ति को 5 से विभाजित करूंगा तो 0 1। और यही संक्रिया बच्चों आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, पहली और दूसरी दोनों ही पंक्तियों को 5 से विभाजित करना है। तो यहाँ आएगा 3/5, यहाँ आएगा 1/5, यहाँ आएगा -2/5 और यहाँ पर आएगा 1/5 और गुणा में आएगा a। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने अवयव a लिखा था और यहाँ पे हमने इकाई अवयव लिखा था और कुछ पंक्ति रूपांतरण की सहायता से मैंने इस अवयव a को इकाई अवयव में कन्वर्ट कर दिया और वही संक्रिया मैंने यहाँ पे इकाई अवयव में अप्लाई की थी और इकाई अवयव अब इस अवयव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मुझे जो अवयव प्राप्त हुआ है बच्चों, वास्तव में ये अवयव जो है इस अवयव का प्रतिलोम कहलाएगा। इसका रीजन क्या है कि किसी भी अवयव को अगर मैं किसी अवयव से गुणा करूं और मुझे तत्समक अवयव प्राप्त हो तो दूसरा अवयव जो होता है वो पहले का प्रतिलोम कहलाता है। इसी रूल का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे प्रतिलोम अवयव प्राप्त करूंगा और इस प्रतिलोम अवयव को मैं a इनवर्स से व्यक्त करूंगा, जो कि मेरे पास आएगा 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। तो बच्चों यहाँ पे प्रतिलोम अवयव हम बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बात रही बच्चों संक्रियाओं की, तो संक्रियाओं का यहाँ पे कोई भी विशेष और पर्टिकुलर रूल नहीं है, आपको बस यहाँ पर दिए गए अवयव को इकाई अवयव में बदलने के लिए अपनी समझ के अनुसार ही संक्रिया अप्लाई करनी है। बस ध्यान रहे जो संक्रिया आप यहाँ पे अप्लाई करोगे सेम वही संक्रिया आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। इसके संगत ये अवयव भी परिवर्तित होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये पूरी तरह से इकाई अवयव में बदल जाएगा और इसके संगत आपको यहाँ पर जो अवयव प्राप्त होगा ये अवयव इस मेन अवयव का कहलाएगा प्रतिलोम, क्योंकि अवयव a को अगर मैं किसी अवयव से गुणा करता हूं और मुझे तत्समक अवयव प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे वो अवयव जो है वो अवयव a का प्रतिलोम ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन केवल अभ्यास के क्वेश्चन है, इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अच्छे से अभ्यास इनके ऊपर करना, अच्छे से समझना और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।